नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प की बेचैन निगाहें अंशुला की एक झलक पाने को हर वक्त उसे ही तलाशती थी। लेकिन आज तो उसकी प्रिंसेस कार की पिछली सीट पर उसके साथ ही बैठी बड़ी फुर्सत और बड़े प्यार से उसे ही निहार रही थी। संकल्प ने धीरे से कहा, सोचता हूँ शादी के बाद हर रोज सुबह सुबह हम ऐसे ही ड्राइविंग पर निकल जाया करेंगे। सफर में आपका यूं मेरे बगल बैठना मुझे इतना सुकून देगा, मुझे ये पता ही नहीं था। और हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक हथेली को आहिस्ता से अपनी हथेली में पकड़ लिया। अब तक संकल्प की ओर अपलक निहारती अंशुला की पलकें अब लाज से झुक गई थीं। उसने संकल्प की मजबूत हथेली से अपनी नाजुक सी हथेली को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। संकल्प ने उसकी हथेली और कस के पकड़ ली। अंशुला आंखों के इशारे से याचना करने लगी, सामने भाई बैठे हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। संकल्प ने उसकी सगाई की अंगूठी को आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगली में घुमाते हुए बोला, मुझे आपका हाथ पकड़ने का हक भी आपके भाई ने ही दिया है। अंशुला अभी भी असहजता से कसमसा रही थी। संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, आपको याद है प्रिंसेस, जब हम पुणे से शिरूर जा रहे थे, आप बस की सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गईं और मैं सबसे आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, बस आपको ही देखे जा रहा था, जबकि आप तो मुझसे नजरें फेर कर विंडो के बाहर देख रही थीं। मेरा मन कितना तड़प रहा था आपके साथ ऐसे ही आपका हाथ पकड़कर बैठने के लिए। और अब जब हम एक दूसरे की जिंदगी बन गए हैं, तब भी आपको अपना हाथ छुड़ाकर मुझसे दूर बैठना है। अंशुला ने अपनी नाजुक उंगलियों को संकल्प की उंगलियों में उलझाते हुए ऐसी दिलकश निगाह से संकल्प की आंखों में देखा कि उसकी नजरें संकल्प की दिल की गहराई तक उतर गईं। और संकल्प के दिल में जाने क्या उमड़ने सा लगा, जो उसे अलग ही फील करवा रहा था। संकल्प ने अंशुला की उंगलियों को कसकर जकड़ लिया और अंशुला की गहरी कजरारी आंखों में डूब गया। अंशुला के पेट में तो मानो सैकड़ों तितलियां एक साथ उड़ने लगीं, जो उसे कुछ अलग ही एहसास करा रही थी। और इस घबराहट से बचने के लिए उसने भी संकल्प की हथेली को कस कर पकड़ लिया। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में डूबे खामोश बैठे एक दूसरे को महसूस करते रहे। पहले वो लोग सीधा सारनाथ पहुंच गए थे। एक पार्क में सब लोग थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। अंशुला समर के साथ एक किनारे जाकर एक बेंच पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर कुछ बात करने लगी। उनसे थोड़ी दूर अग्रिम के साथ बैठे संकल्प ने जब देखा कि उनकी बात बड़ी देर तक चलती रही, उसने सोचा कि जरूर किसी गंभीर मुद्दे पर भाई बहन में चर्चा हो रही होगी। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई कि अब जब चर्चा शुरू हो ही गई है, तो सबके सामने भी आएगी। संकल्प को अंशुला की ओर देखते पाकर अग्रिम ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों साले साहब, मन नहीं लग रहा है? कहो तो आपके साले साहब से आपकी सिफारिश लगाएं। संकल्प ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, ओए कमीने जीजे, तुझे किसने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है? और आर यू श्योर तू मेरी मदद करना चाहता है? वैसे आजकल बड़ी दिलेरी झाड़ी जा रही है, क्यों? अग्रिम सोच रहा था, लगता है मेरे अंदर उस साले साहिल बौड़म का भूत घुस गया है, इसीलिए बिना कारण के इस डेविल से अपनी टंगड़ी उलझा लेता हूँ। संकल्प की बाजू का दबाव उसकी गर्दन पर टाइट होने लगा, तो वो बोला, अरे नहीं यार, तेरा दोस्त हूं तो तेरी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? बस इसीलिए तू तो छोटी छोटी बात को सीरियसली ले लेता है। संकल्प भी अब अग्रिम की बैंड बजाने के मूड में आ गया था। उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तेरा मन ना लग रहा हो तो मैं तेरे लिए कुछ करूं साले जीजे? अग्रिम किसी तरह से संकल्प की पकड़ से छूटकर भागते हुए बोला, मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा, जो तुझसे कोई पंगा लूं तो। संकल्प ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और एक बेंच पर थोड़ी देर दोनों गुत्थम गुत्था करते रहे।
उनकी बच्चों जैसी शरारतें देखकर उनके मम्मी पापा भी दूर बैठे मुस्करा रहे थे। फिर सारे दिन बनारस की खास जगह को देखते हुए अंत में वो सब रामनगर के किले में जा पहुंचे। किले की छत पर जाकर सब यहाँ वहाँ अपने अपने हिसाब से बैठे रेस्ट कर रहे थे। रतन सिंह जी अपनी मंडली के साथ नीचे गंगा जी के किनारे किनारे चहलकदमी कर रहे थे। दिशा, अखिल और रिद्धिमा अग्रिम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद एक दूसरे के साथ अकेले कुछ समय स्पेंड करने के लिए छत पर ही थोड़ी दूर निकल गए होंगे। अंशुला महिमा जी के साथ उनके ग्रुप में ही बैठी बातें कर रही थी। समर वहीं एक किनारे नदी की ओर खड़ा खामोशी से सनसेट देख रहा था। तब तक आयरा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है समर जी। उसकी आवाज सुनकर समर एकदम से पीछे मुड़ा। आयरा ठीक उसके पीछे खड़ी उसे ही देखी जा रही थी। समर ने बड़े शांत से लहजे में कहा, कहिए। थैंक यू समर जी, कहकर उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। समर समझ तो गया, लेकिन थोड़ी शरारत से बोला, ब्रेकफास्ट के लिए। आयरा चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। समर ने तुरंत उस पर से अपनी निगाह हटाकर दूसरी ओर देखने लगा। आयरा ने कहा, नहीं, मुझे डूबने से बचाने के लिए। समर ने बड़ी सहजता से कहा, वो तो मेरी जिम्मेदारी थी। आप संकल्प जी की सिस्टर हैं। वैसे भी मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। वो दूर आकाश में ढलते सूरज की ओर देखकर बोला। आयरा ने कहा, आपको ढलता सूरज देखना अच्छा लगता है? समर ने कहा, ऐसा नहीं है, हमें गंगा जी का विस्तार देखना बहुत अच्छा लगता है। जहां तक निगाह जाती है बस पानी ही पानी। आयरा को समर की बातें कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आई। फिर भी वो सामने फैला कुदरत का नजारा समर की आंखों से देखने की कोशिश करने लगी। उनके पास की दीवार के उस पार थोड़ी देर पहले आकर खड़ा संकल्प प्रकृति के जादुई दृश्य में सब कुछ भूलकर डूब गया था कि अचानक उनकी बातें सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा, नियति भी कितनी अद्भुत है ना। हम कुछ भी कर लें, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। इन दोनों का मिलना नियति ने तय कर रखा होगा, तो ये दोनों मिलेंगे। हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? जैसे मेरा और मेरी एंजल का मिलना नियति ने तय कर रखा था। पिछले 3 सालों से एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, और हमारे मिलने का जब समय निर्धारित था, जाने कहाँ से आकर हम खुद ही टकरा गए। फिर उसकी निगाहें सामने दूर आकाश में कहीं गुम हो गई थीं, जो अब श्यामल रंग पर लाल रंग के साथ गहराता जा रहा था। कोर्ट के एक कंगूरे के पास खड़े संकल्प के मन में भी ढलते हुए सूरज की उदासी भर गई थी। उससे 2 कदम की दूरी पर बैठी अंशुला पर रह रह कर उसकी नजरें चली जाती थीं। वो सोच रहा था, ये मिलन का सुख कुछ पलों का ही है जो नियति ने उसकी झोली में डाला है। बस 2 दिन और, उसके बाद फिर वही दूरी, वही वीरानी और फिर वही बेचैनी। कैसे काट पाऊंगा? यदि अंशुला यदुवंशी हाउस में पूरी तरह से सुरक्षित और खुश होती, तो शायद मैं कुछ दिन ये सोचकर गुजार लेता कि मेरी जान की खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन वो जानता था कि अपनी चाची के रहते सारी सुख सुविधाओं से लैस यदुवंशी हाउस भी अंशुला को खुश नहीं रख सकता। विचारों के इसी उथल पुथल में उलझा उसे अंशुला की कमी महसूस होने लगी। उसने एक नजर अंशुला पर डाली, जो थोड़ी दूर पत्थर की शिला पर माँ, ताई जी और अग्रिम की मॉम के साथ बैठी मुस्कराए जा रही थी, और अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए लेडीज टॉक को फुल एंजॉय कर रही थी। संकल्प ने मन में ही कहा, दिस इज नॉट फेयर एंजल। मेरा दिल आपसे दूर जाने को सोचकर फटा जा रहा है, और आप हैं कि आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं। आपको तो पंचायत करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं खुद पर यह जुल्म होने नहीं दूंगा। उसने अपने मोबाइल पर एक शेर टाइप किया और अंशुला के नंबर पर सेंड कर दिया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में। मैसेज पढ़ते ही अंशुला की निगाहें संकल्प को खोजते हुए उस कंगूरे तक पहुंच गईं
जहां ढलते हुए सूरज के साथ उसके एडवोकेट साहब की उम्मीदें भी ढलने लगी थीं। संकल्प को इतना उदास खड़ा देखकर अंशुला तड़प उठी। उसने महिमा जी से कहा, माँ हम इनसे पूछ कर आते हैं मंदिर कब जाना है। महिमा जी समझ गईं और मुस्करा कर बोली, हाँ बेटा, जाकर थोड़ा तुम भी घूम फिर लो, फिर तो हमें यहाँ से चलना ही है। अंशुला चुपचाप संकल्प के पास जाकर उसका हाथ अपनी कोमल हथेली में पकड़कर खड़ी हो गई। संकल्प अंशुला के करीब आने से बेखबर नहीं था, लेकिन उसने अपनी नजरें सामने से नहीं हटाई। अंशुला थोड़ा उसके और करीब आकर उसकी बाह पकड़कर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर सिर टिका लिया। संकल्प ने एक हाथ से अंशुला की कमर को फेरते हुए उसे साइड से हक कर लिया। अब तक कहाँ थी आप? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। संकल्प ने एक आह सी भरते हुए कहा। अंशुला अटकते हुए बोली, वो हम आ ही रहे थे, लेकिन आंटी ने हमें ये कहकर रोक लिया कि थोड़ी देर हम उनके पास बैठें। संकल्प दूर नदी के विस्तार को देखते हुए उदासी से बोला, सबकी फिक्र है आपको, बस मुझे छोड़कर। अपनी किस्मत से कुछ वक्त मांग कर लाया था आपके साथ गुजारने के लिए, लेकिन आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अंशुला धीरे से संकल्प के सामने आकर उसके सीने पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई और बोली, ऐसा नहीं है कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम तो खुद आपके पास आना चाहते थे। जब आप हमें सबके साथ ये सोचकर छोड़कर चले आए कि हम उन सब में बिजी हैं और हमें पता नहीं चलेगा कि आप वहां से चले गए, या फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके वहां होने या ना होने से। कहते कहते अंशुला की आंखें नम हो गई थीं और अंशुला के आंखों की नमी संकल्प का दिल चीर रही थी। जाने क्यों एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ होकर भी भावुक हुए जा रहे थे। संकल्प ने कहा, आप यहाँ अपने अपनों के साथ होंगी, अपने भाई चाचा और दादी के साथ, फिर मेरी कमी आपको कहाँ महसूस हो सकती है। आप यहाँ बैठे हैं सर। अंशुला ने संकल्प की आंखों में देखते हुए उसका एक हाथ अपने दिल के ऊपर रख दिया। आपका हमसे दूर जाना हमें वैसा ही महसूस कराता है जैसे मछली को पानी से निकालकर रेत पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। मेरी हालत भी उसी मछली जैसी हो जाती है, और आपकी शिकायत है कि आपकी कमी हम महसूस नहीं करते। संकल्प ने कहा, ऐसी हालत तो मेरी होती है जान। आपसे दूर रहकर मुझे एक पल को भी चैन नहीं आता। आपसे मिलने की आस में तो किसी की परवाह किए बिना बावरा सा होकर दौड़ा चला आया। संकल्प ने अंशुला की आंखों की नमी पोंछते हुए कहा, आपको पता है कि मैं कितना बेबस फील करता हूँ कि चाह कर भी आपको अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकता। अभी आपका और मेरा फाइनल सेमेस्टर बाकी है, आपका फाइनल ईयर बाकी है। आपकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों, क्योंकि वो तो कोई लॉजिक और कोई कोई तर्क मानने को तैयार नहीं कि मेरी जान मेरे अलावा और कहीं महफूज हो सकती है। मेरा दिल बस एक ही जिद ठाने बैठा है, आपको अपना बनाकर, हर मुसीबत हर खतरे से बचाकर अपने पास छुपा लूं। और जैसे ही आप मेरी नज़रों से दूर होती हैं, यही डर मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं देता। संकल्प ने उसे अपने में समेट लिया। अंशुला ने भी संकल्प को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे सर, कुछ नहीं होगा। ये दिन भी कट जाएंगे और हम फिर आपकी आंखों के सामने होंगे। इस समय उसे कितना सुकून मिल रहा था, संकल्प की पनाह में बोलकर नहीं बता सकती थी। बस इस एहसास को सिर्फ जिया जा सकता था। फिलहाल वो वही कर रही थी। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब चलते हैं एंजल, हमें भोलेनाथ के मंदिर आरती में भी शामिल होने के लिए समय पर पहुंचना है। क्योंकि सगाई के बाद संकल्प और अंशुला पहली बार बनारस आए थे, इसलिए दादी ने समर से कहकर इन दोनों के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में विशेष पूजा रखवाई थी। सुबह निकलते समय दादी ने सबको सचेत कर दिया था
कि मंदिर जाने से पहले सबको नहा धोकर जाना है। अब टाइम कम था, इसलिए यदुवंशी हाउस जाकर जल्दी जल्दी तैयार होकर सब मंदिर पहुंच गए। संध्या आरती प्रारंभ हो गई थी और ठीक उसके बाद इनकी पूजा संपन्न होनी थी। मंदिर के एक हिस्से में हवन की तैयारी कर ली गई थी। संकल्प, अंशुला और सभी कपल्स हवन के लिए जोड़े में बैठे थे। आयरा अपने मम्मी पापा के साथ और समर संकल्प और अंशुला के साथ बैठा था। इस समय सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पहने संकल्प के माथे पर तिलक लगते ही उसके चेहरे का तेज और निखर आया, जिसे सामने सबके बीच बैठी अंशुला भी अपनी पलकें उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये बात अलग है कि संकल्प से नजरें मिलते ही उसकी पलकें शर्म से झुक जाती और अंशुला ने टोमेटो रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया था। कानों में छोटी छोटी गोल्ड की इयररिंग्स और गले में संकल्प की पहनाई चेन। इतने सिंपल लुक में भी अंशुला किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। संकल्प ने आज पहली बार अंशुला को साड़ी पहने देखा था, तो उसकी नजरें फिर उस पर से कहाँ हटने वाली थीं। और उनके साथ बैठा समर अपनी बहन और जीजा को एक दूसरे के प्यार में डूबा देखकर निहाल हुआ जा रहा था। आंखें बंद किए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था, हमारी बहन और बहनोई को सदा सुखी रखना प्रभु, इन्हें लंबी उम्र देना। उसकी बंद पलकों पर कुछ बूंदें चमकने लगी तो अंशुला ने बड़े प्यार से अपने आंचल के किनारे से उसे पोंछ दिया और धीरे से अपने भाई का हाथ पकड़कर बैठ गई। हवन खत्म हुई और सब आरती करने लगे। अंशुला ने अपने सिर पर आंचल डाल लिया था, लेकिन बीच आरती में उसका पल्लू सिर से ढलक गया। अंशुला के हाथ में आरती की थाली थी, वो थोड़ा असहज होने लगी। तब तक ऐसा कुछ हुआ कि सबके साथ महिमा जी और रतन जी, बुआ और फूफा सब पहले तो चौंक गए, फिर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। अंशुला का आंचल गिरते ही संकल्प ने आरती की थाली छोड़कर अंशुला का पल्लू वापस उसके सिर पर ढक दिया था। कहाँ तो अपने पापा और ताऊ फूफा के सामने कभी संकल्प और अंशुला पास खड़े भी नहीं होते थे, बात करना तो दूर की बात थी। और कहाँ सबके सामने संकल्प ने अंशुला का आंचल उड़ा दिया। अंशुला तो शर्म से गड़ी जा रही थी और धीरे से संकल्प के आगे होकर उसकी ओट में सबसे छुप कर खड़ी हो गई। आज दिन भर वाराणसी दर्शन के बाद सब थोड़ा थके हुए से यदुवंशी हाउस पहुंचे तो आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गईं। उन सबको यहाँ से गए मात्र 2.5-3 घंटे ही हुए थे और इतनी देर में ही यहाँ का नज़ारा ही बदल गया था। अब लाइट पिंक कलर की बड़े करीने से लगी झालरों और फूलों से सजा यदुवंशी हाउस अपने होने वाले दामाद और उनके परिवार का स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी सज धज के साथ खड़ा था। सफेद झक दीवारें लाइट पिंक झालर से और एलिगेंट और खुशनुमा लग रही थीं। सबकी पलकों ने तो झपकने से साफ इनकार कर दिया था। घर के द्वार पर कमल किशोर जी और माता जी उनकी अग्रवानी के लिए खड़े थे। रतन सिंह ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमल यार, अब मेरी समझ में आया कि तू हमारे साथ क्यों नहीं गया था। कमल ने कहा, भाई साहब, आप तो हमारे मित्र हैं, लेकिन संकल्प बिटवा और आपका पूरा परिवार सब हमारे घर पहली बार पधारे हैं, फिर हमें पूरे रीत रिवाज से आपका आदर सत्कार तो करना ही था। रतन जी ने कमल किशोर जी को गले से लगा लिया और थोड़ा मजाक के मूड में अपने समधी साहब को छेड़ते हुए बोले, यार कमल, इतनी तैयारी तो तू कर ही चुका है, तो सोचता हूँ खाली हाथ वापस क्यों जाएं। आज का ही एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अंशुला बिटिया और संकल्प का ब्याह करके अंशुला बिटिया को विदा कराकर अपने साथ ले जाएं। महिमा जी ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरा भी यही मन कर रहा था। अब हमारा पूरा परिवार तो यहाँ इकट्ठा है, बस दोनों का गठबंधन कर देते हैं। और सब जोर जोर से हंसने लगे। वास्तव में ये हमारी संस्कृति का बड़ा ही प्यारा रिवाज है। जब दोनों पक्ष मिलते हैं तो समधियों के बीच में ऐसा हंसी मजाक होता ही है। लेकिन अंशुला तो इन लोगों के मजाक से पानी पानी हुई जा रही थी।
वो धीरे से समर के पीछे दुबक कर जमीन में नजरें गड़ाए खड़ी हो गई। संकल्प ने अंशुला की इस ऑकवर्ड कंडीशन को भांप लिया था और उसे निकलने की तरकीब सोच ही रहा था, क्योंकि अपनी माँ पर तो वो अपना लाड़, गुस्सा, जिद सब दिखा लेता था, पर पापा के सामने बहुत जरूरत पड़ने पर ही मुंह खोलता था। और इस समय मजाक पापा ही अपने समधी से कर रहे थे, तो वो चुपचाप अपनी नाराजगी को खुद में जब्त करने की कोशिश कर रहा था। तब तक अग्रिम बाबा की खुजली ने उनको उकसा दिया था। वो धीरे से संकल्प के कान में बोला, अबे तेरी तो निकल पड़ी साले, आज ही तूने हवन किया और आज ही भोलेनाथ ने तेरी झोली भर दी। संकल्प ने अग्रिम की बात को ध्यान नहीं दिया, तो अग्रिम उसकी बाह पकड़कर बोला, यार तेरे यहाँ एक मंडप में दो दो शादी का रिवाज है, तो लगे हाथ मेरी भी सिफारिश लगा दे। उधर चल रहे हंसी मजाक से संकल्प थोड़ा इरिटेट हो गया था। वह इस समय अग्रिम को ज्यादा तो नहीं बोल सकता था, लेकिन अग्रिम के कंधे को जोर से दबाते हुए बोला, जरूर लगा दूंगा, पर हमारे यहाँ एक रिवाज और भी है। शादी के बाद दूल्हे की ससुराल वालों के हाथ से संटी से पिटाई होती है। पता, अब भी करनी है शादी? अग्रिम मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार तू भी मजाक में कही गई बात को सीरियसली ले लेता है? मैं तो बस एवं ही मजाक कर रहा था। अंशुला का हाथ पकड़े हुए दिशा बोली, आप लोग जिसे ब्याह के ले जाने की बात कर रहे हैं, एक बार उनसे भी तो पूछ लीजिए। भाभी तो अपने भाई के पीछे छुप कर खड़ी हो गई हैं। अंशुला को देखकर अब समर भी कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा था। संकल्प ने महिमा से धीरे से कहा, इनफ मॉम, प्लीज स्टॉप इट। महिमा जी समझ गई, टॉपिक बदलने में ही भलाई है, वरना उनका अकड़ू बेटा कहीं अपने पुराने फॉर्म में आ गया तो आज सबकी पार्टी खराब हो जानी है। वो हंसते हुए बोली, हमारा हंसी मजाक तो चलता रहेगा, अब जल्दी से चलकर सब पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंशुला के कमरे में उसका बेड लड़कियों के कपड़ों से भरा पड़ा था। उसी में डूबी अंशुला, आयरा, रिद्धिमा और दिशा आज की पार्टी के लिए एक दूसरे की ड्रेस डिसाइड करने की कोशिश में लगी थी। संकल्प को रूम में आते देखकर दिशा ने कहा, अरे छोटे, तुम कैसे घुसे चले आ रहे हो? दिख नहीं रहा है? अपने पैरों पर चलकर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत? संकल्प सोफे पर फैले कपड़ों को उठाकर बेड पर एक किनारे फेंकते हुए बोला। सारा कपड़ा दिशा के सिर पर आ गिरा था। वो गुस्से से बोली, ये क्या बात है छोटे? संकल्प सोफे पर बैठते हुए बोला, जब बैठने वाली जगह पर सामान रखेंगे तो ऐसे ही सिर पर गिरेगा, पर तुमने मेरे सिर पर जानबूझकर मारा है। दिशा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ऊपर वाले का खौफ खाओ दी, खाली कपड़ों के गिरने से किसी को चोट नहीं लगती, पर आपको तो चिल्लाना ही है, तो कुछ और फेंक कर ट्राई करूं? दिशा ने कहा, लगता है तेरी शिकायत माँ से करनी पड़ेगी। तेरी शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक तेरा लड़कपन नहीं गया। और हद तो तब है जब तू पहली बार अपनी ससुराल आकर ये सब कर रहा है। वैसे तो शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है दी, और तुम सब जैसी बहनों के होते तो इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगी। हमेशा घेरे बैठी रहती हो मेरी प्रिंसेस को। संकल्प ने दिशा के पीछे छुपी नजरें झुकाए बैठी अंशुला को देखकर कहा। दिशा बोली, कुछ तो शर्म कर ले छोटे, सबके सामने कुछ भी बोलता है। और लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगीं। ये शर्माना वरमाना संकल्प राव की डिक्शनरी में नहीं है दी। वैसे भी इस सब के लिए मेरी प्रिंसेस तो है ना। सब एक साथ अंशुला की ओर देखने लगे। उसका मन तो कह रहा था वो यहाँ से गायब हो जाए। वह अपने मन में कह रही थी, ये तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ना जगह देखते हैं और ना माहौल। सब जानती थी कि संकल्प यहाँ क्यों आया है, लेकिन उन लोगों को तो मौका मिल गया था अपने अकड़ू भाई को परेशान करने का। संकल्प उनकी मंशा समझते हुए बोला, हम काफी लेट हो चुके हैं, और वैसे भी तुम लोगों को तैयार होने में तो रात बीत जाएगी। तो ऐसा करता हूँ, समर जी से कहकर आज की पार्टी कैंसिल करवा देता हूँ। वो मेरी बात टालेंगे नहीं। और बेड से कपड़े एक तरफ सरका कर तकिए का सहारा लेकर लेटते हुए बोला, आप लोगों का क्या विचार है?
तीनों लड़कियां जल्दी से उठकर खड़ी हो गईं और अपने अपने कपड़े उठाते हुए बोली, हम तो तैयार हैं, बस कपड़े चेंज करने हैं। और अपनी अपनी ड्रेस लेकर वहां से 9 2 11 हो गईं। अभी तक जिस बेड पर बैठने की जगह नहीं थी, अब उस बेड के एक कोने में बस अंशुला अपने कपड़ों के बीच बैठी समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। वो सोच रही थी कि हमें भी यहाँ से अपने कपड़े लेकर दादी के रूम में चले जाना चाहिए। वो उठने को हुई कि संकल्प उठकर उसके सामने बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बैठ गया। थोड़ी देर दोनों वैसे ही बैठे रहे। फिर संकल्प ने कहा, क्या आप मेरे पास आएंगी कुछ पल के लिए? अंशुला तो शायद इसी इंतजार में बैठी थी। वो अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक कर संकल्प के पास आ गई। संकल्प ने बिना कुछ कहे अपनी एंजल को सीने से लगा लिया और उसके रूहानी स्पर्श को अपनी रूह में जज्ब करने लगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बात आपको परेशान करेगी वो मैं होने नहीं दूंगा। अंशुला ने कहा, हम परेशान नहीं थे सर। वो तो सबके सामने आज ही शादी की बात करने लगे। हम तो शर्म से धरती में ही गड़े जा रहे थे, बस इसीलिए। संकल्प ने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मतलब आप भी डैड की बातों से सहमत हैं? अंशुला शर्मा कर उसके कंधे पर हल्का सा पुश करते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हो सच में। लेकिन संकल्प को तो उसको सताने में बड़ा मजा आ रहा था। बोला, जब सच में हमारी शादी होगी तो क्या तब भी आप ऐसे ही शर्माएंगी? आपकी ये शर्म तो एक दिन मेरी जान निकाल कर ही रहेगी। अंशुला ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे बोलने से रोक दिया। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम तो खुद ही उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कहकर एक बार फिर वो संकल्प के गले से लग गई। दोनों थोड़ी देर चुपचाप एक दूसरे के आगोश में खोए एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर संकल्प ने उसे खुद से अलग करते हुए एक पिंक ड्रेस अंशुला के कंधे से लगाते हुए बोला, आज आप इसे पहनिए, सब आपको देखते ही रह जाएंगे। अंशुला अपने कंधे पर ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू सर। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या पहने। आपने हमारा काम आसान कर दिया। संकल्प बड़ी अदा से थोड़ा सा झुक कर एक हाथ अपने सीने पर रखकर बोला, इट्स माई प्लेजर एंजल। फिर जाते जाते वापस अंशुला की ओर मुड़कर कहने लगा, अब पार्टी शायद देर से खत्म होगी, फिर देर रात आपसे मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए। संकल्प उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर चला गया। अंशुला समझ गई थी कि जाते जाते अभी उसके पास आने का कारण बता गए हैं। पार्टी में भले ही घर के लोग शामिल थे, लेकिन कमल किशोर जी की पार्टी में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल बनारसी अंदाज में मोगरे की सजावट और केवड़ा और गुलाब के शरबत से लेकर बनारस की एक से एक प्रसिद्ध मिठाइयाँ और लजीज व्यंजन सबके सामने पेश था। इधर सबको बड़े आग्रह से कमल किशोर जी और माता जी खुद अपने हाथों से खाना सर्व कर रही थीं। एक बार फिर सारे लड़के लड़कियां लॉन के एक तरफ बैठ गए थे और सभी बड़े एक तरफ बैठे शरबत और स्नैक्स का लुफ्त उठा रहे थे। लेकिन आज की पार्टी तो सचमुच खाली जाने वाली नहीं थी। इसे पता था कि आज यहाँ दो अलग अलग रास्ते पर चलने वाले लोगों के रास्ते और मंजिल एक होने वाली है। लेकिन आज आयरा थोड़ी चुप सी थी। ये बात और है कि उसकी चुप्पी का मतलब ये नहीं होता था कि बिल्कुल भी बेआवाज थी। बस अपनी तरफ से कोई चौंकाने वाले सवाल नहीं पूछ रही थी और ना समर को किसी तरह से तंग कर रही थी। शायद दिशा की सुबह वाली बात को उसने सीरियसली ले लिया था। दिशा ने समर से कहा, समर भाई, आज की पार्टी के होस्ट आप हैं, तो आज की पार्टी में जान फूंकने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। समर कुछ हिचकते हुए बोला, मैं तो इस मामले में अनाड़ी हूँ, आप लोग ही कोई आइडिया दीजिए। आयरा बेख्याली से बोल पड़ी, अंत्याक्षरी खेलते हैं। समर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, आज तो अंताक्षरी के लिए हम भी तैयार हैं। हमने भी कुछ गाने तैयार कर लिए हैं। सब लोग मुस्कुराने लगे। समर थोड़ा झिझक सा गया, फिर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए सबकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। रिद्धिमा ने आश्चर्य से कहा, क्या बात है समर भाई,
हमारे साथ अंत्याक्षरी खेलने के लिए आपने गाने तैयार किए हैं? समर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रिद्धिमा जी। अग्रिम बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए बोला, अब क्या करें बेचारे, दिल्ली वाली लड़कियों का सामना करने के लिए हम लड़कों को पूरा होमवर्क करके आना पड़ता है। अंशुला ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। भाई आप लोगों के सामने थोड़ा हिचकते हैं, वरना भाई बहुत अच्छा गाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, भोलेनाथ का भजन और गजल भी गाते हैं। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दिशा बोली, तभी तो समर जी की आवाज और उनका लहजा ऐसा तो नहीं लगता था कि इन्हें गाना नहीं आता। तो साहब हमारी युवा टीम तो अंताक्षरी को भरपूर एंजॉय कर रही थी और दूसरी ओर दादी माँ की जुबान पर मानो आज सरस्वती विराजमान होकर दो लोगों की जन्म पत्री मिलाने को तैयार थी। दादी ने कहा, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक अर्ज करना चाहती हूँ। सबकी निगाहें दादी की ओर उठ गईं क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।